नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उत्तर प्रदेश वीडियो 2022 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और साथ में यूपी आरओ एआरओ और बीईओ 2023 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। 50 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट है। इसमें से आपके कितने सही होंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्कशन भी हम लोग देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? पंचगव्य: गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर और तुलसी। देखिए, पंचगव्य जो है उसमें तुलसी सम्मिलित नहीं किया जाता। गाय का दूध, घी, गोबर और प्लस साथ में इसमें जो है गाय के मूत्र को और साथ में दही, गाय की दही को इस्तेमाल करके पंचगव्य बनाया जाता है। वैदिक काल से ही इसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी औषधि के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या? ब्राह्मण। अच्छा, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे? तो ऐतरेय। ऐतरेय। जितने भी ब्राह्मण थे आप उन्हें जरूर याद रखिएगा, जैसे यजुर्वेद के शतपथ थे और सामवेद के पंचवेश और अधर्ववेद के गोपद। इन सभी को आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? किस वर्ष पराजित हुआ था? तो 1191 में। कौन सा युद्ध था? तराइन का। तराइन का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। अच्छा, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। वो युद्ध हुआ था 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो महत्वपूर्ण है। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इनके बारे में एक और फैक्ट आप लोग याद रखिए कि ये 7 सुल्तानों का कार्यकाल जो है इन्होंने देखा था। 7 सुल्तानों का कार्यकाल। चलिए नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति, तो यह नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। अच्छा, लौह और रक्त की नीति है क्या? लौह और रक्त की नीति का मतलब यह है तलवार के दम पे शासन करना, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े निरंकुशता से बलि चढ़ा देना किसी की भी, लेकिन राजा के हाथ में पावर होनी चाहिए। 2 मुख्य चीज़ें थी बलबन की जिसके दम पर वो शासन करता था। पहला ये था कि वो उसने पूरे एरिया में, अपने पूरे साम्राज्य में ये चर्चा चलवाया था कि जो है राजा का पद जो है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर की वजह से बनते हैं। और दूसरा जो है, राजा हमेशा निरंकुश होता है, उसे कड़क डिसीजन लेने की आज़ादी होती है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? पुर्तगालियों को पराजित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने। तो ये वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था 1612। 1612 में पराजित किया था। अच्छा, इसके पहले जो है पुर्तगालियों का राज था भारत में, और इसी युद्ध के बाद यहीं पराजित जब करते हैं अंग्रेज, तो इसी बात से पुर्तगालियों का अंत होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। भारत में साम्राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथों में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो परिचालन हुआ था वो 1616 में शुरू हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? देखिए, श्रीरंगपट्टनम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? 2 लोग, टीपू सुल्तान और इनके पिता हैदर अली, ये 2 महान शासक भारत के रहे हैं यहाँ से। और ये किस शहर से दूर है? तो ये मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था उसमें कौन सा कारक है जो योगदान नहीं देता? तो देखिए, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र यहीं से लिया गया है। रूस में समाजवादी क्रांति जो है यह भी समाहित किया गया है भारतीय संविधान में। अमेरिका में मूल अधिकार जो है यहीं से लिए गए हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति से कोई चीज़ संविधान में उधार नहीं है।
बाकी और जगहों से उधार ली हुई वस्तुएं समाहित की गई हैं हमारे संविधान में। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समानता से संबंधित है, जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सब समान होंगे, यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह मूल अधिकार जो भाग 3 में अवस्थित है। भाग 3 में अनुच्छेद 14 सीधे सीधे साफ शब्दों में कहता है समानता का अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? अर्थात जो है भारत किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो अपने अवार्ड देता है, पुरस्कार वितरित करता है? तो ये अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 18 आप लोग याद रखिए, ये पूछा भी गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? मानव के क्रय विक्रय मतलब आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी और कितनी कुरीतियाँ चल रही थी कि इंसान को ही बेच दिया जाता था पूरी तरह से, उनके यहाँ वो जीवन भर के लिए वो बंदी बन जाते थे, जबरदस्ती मजदूरी कराया जाता था। इस सब प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो 23वां अनुच्छेद है। किसमें है? मूल अधिकार में, भाग 3। अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा, मूल अधिकार भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कई बार आ चुका है, पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। ये देखिए श्रीलंका यहाँ पे अवस्थित है, ये बीच में जो है यहाँ पे भारत और पाक जल संधि यहाँ पे अवस्थित है। ये कन्फ्यूजन इसलिए बनता है, पाक से पाकिस्तान लगता है, इसीलिए बार बार पूछा जाता है। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? प्रायद्वीपीय भारत का। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में देखा, देखिए ध्यान से देखिए, भारत का ये रहा दक्षिणी छोर और यहाँ पे अवस्थित है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, अच्छा कन्याकुमारी जो है ये कौन सा स्टेट है? तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अवस्थित है। यह कहाँ पे है? तो देखिए 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री ये कहाँ से निकलती है? भारत के दक्षिण से निकलती है। तो दक्षिण से 0 डिग्री से अगर देखा जाए भारत, तो ये उत्तर में अवस्थित है, ये उत्तर में अवस्थित है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो उत्तर में अवस्थित है। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में अवस्थित है भारतीय प्रायद्वीप, भूमध्य रेखा से उत्तर में। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? अर्थात जो कर्क रेखा है वो भारत के किस राज्य के कौन से शहर से बहुत नज़दीक से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा आपको पता होगा भारत के बीचों बीच भाग से निकलती है और मित्र पर गमछा झार जैसे कुछ ट्रिक चले हैं, जहाँ से आप समझ सकते हैं टोटल कितने राज्य अवस्थित हैं कर्क रेखा पर। तो इसमें देखिए जो कर्क रेखा के पास अवस्थित एक शहर है तो वो उदयपुर करके है। कौन है? उदयपुर। आप ध्यान रखिए, ये उदयपुर जो है ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये उदयपुर त्रिपुरा में अवस्थित है। त्रिपुरा के पास अवस्थित एक उदयपुर है, वो कर्क रेखा के काफ़ी समीप है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल होते हैं उसे क्या बोला जाएगा? तो जयमंडल तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जलमंडल जहाँ पानी अवस्थित होता है, वायुमंडल जहाँ हवा अवस्थित होती है, विभिन्न प्रकार की हवाएं गैसें होती हैं, स्थल मंडल उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिणी में है क्या कहलाएगा? देखिए अक्षांश का अगर कोई एक वृत्त है और वो अगर वह पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में स्थित है तो 52वां समानांतर दक्षिण उसे कहा जाएगा। देखिए इसमें एक शब्द आया है हार्स अक्षांश। हार्स अक्षांश किसे कहते हैं? तो हार्स अक्षांश देखिए ग्लोब जो है, ग्लोब में ये रहा बीचों बीच क्या है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर इधर भी 1 से शुरू होता है और इधर भी 1 से शुरू होता है, तो ये नीचे जाके ये 23.5 डिग्री है और यह भी 23.5 डिग्री है। ऊपर वाले को कर्क रेखा, नीचे वाले को मकर रेखा कहा जाता है। लेकिन 30 से 35 डिग्री यहाँ जो क्षेत्र है आप समझिए, ये 30 से लेके 35 डिग्री के आसपास इधर और 30 से लेके 35 डिग्री के आसपास इधर का जो क्षेत्र होता है
यह क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की एक पेटी पाई जाती है, ये दोनों साइड में। इसी को क्या बोलते हैं, हार्श अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हार्श अक्षांश। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, कर्क रेखा किस देश से गुजरती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे कई देश अवस्थित हैं, भारत अवस्थित है, आपको पता ही है कर्क रेखा पे। तो भारत के साथ साथ जो है ये सऊदी अरब अवस्थित है, सऊदी अरब। इसके पीछे वाले जो टेस्ट हम लोगों ने किया उसमें अच्छे से मैप लगा के देखा भी था। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था। एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था किस उपज के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और पहला फैक्ट तो ये याद रखिए कि वर्ष 1965 से जो है एमएसपी लागू किया गया था और पहली फसल जो थी वो थी धान, धान ही पहली फसल थी। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि ये लागू कौन करता है, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये लागू करता है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि प्रेजेंट टाइम में कितनी फसल इसमें समाहित की गई, तो 22+1, 22 क्या है, 22 फसलें हैं। एक जो है ये शुगर केन गन्ना के लिए अलग से होता है, ये भी एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो टोटल अगर बोला जाए तो 23 फसलें हैं जिस पे एमएसपी लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। कई बार हम लोग टेस्ट पेपर में कर चुके हैं, एकदम ईजी सा प्रश्न है। मिश्रित खेती, कभी भी दो प्रकार के खाद्यान्न पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ये देखिए पशुपालन के साथ फसल का उत्पादन जो करेगा वही मिश्रित खेती कहा जाएगा। पशुपालन के साथ फसल उत्पादन अर्थात एक रियल किसान के घर जो जो चीज़ें होती है उसे मिश्रित खेती के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। कृषि विपणन के लिए जो दोष हैं, मुख्य दोष हैं, उसमें से एक नहीं है, मतलब एक सहायक होगा कृषि विपणन के लिए, तो वह कौन सा है, तो देखिए भंडारण की सुविधा की कमी, भंडार की सुविधा की कमी भारत में अवस्थित है। परिवहन की कमी, यह भी कमी अभी अवस्थित है, बहुत तेज़ी से कवर किया जा रहा है। जैसे जो है गांव में देखेंगे कि मेन सड़क से जोड़ने के लिए मार्ग बनाए जा रहे हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। अनुकूल मंडी, देखिए अनुकूल मंडी अगर रहेगा तो वो कृषि विपणन में जो है वो सहायक होगा, न कि दोष होगा। तो सही जवाब तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी मिल गया। लेकिन नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो मार्केट इंटेलिजेंस की कमी भी भारत में अवस्थित है कि जो अच्छे से राय दे पाएँ कि कैसे कैसे क्या क्या कहाँ पे समाहित किया जाए। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आइए इसके लिए हम लोग मैप देखते हैं। देखिए ये रहा नेपाल, ये नेपाल रहा। अब कौन कौन सा जिला यहाँ पे अवस्थित है, तो देखिए सबसे पहले पीलीभीत आता है, उसके बाद फिर लखीमपुर खीरी आता है, और फिर बहराइच आता है, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। यहाँ तक नेपाल सीमा समाप्त होती है। नेपाल सीमा यहाँ से अवस्थित है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। चलिए अब इस मैप को मैं यहीं साइड में लगा दे रहा हूँ, मतलब जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसका तो आप वहाँ से एक बार फिर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो एक बार भी ये भूलेगा नहीं आपको। चलिए देखिए हम लोग क्या क्या देखे थे, पीलीभीत अवस्थित था, और उसके बाद श्रावस्ती ये भी था, महाराजगंज ये भी था, सीतापुर हम लोगों को नहीं मिला था। सही जवाब हम लोगों का जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सीतापुर। चलिए नेक्स्ट, नदियाँ दी गई हैं और 2 शहर दिए गए हैं। नदियों को शहर के साथ मैच कराने के लिए दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सी नदी किस शहर के साथ अवस्थित है। देखिए पहली नदी कौन सी है, गंगा नदी किस शहर के पास अवस्थित है, तो ये बिठूर शहर के पास अवस्थित है। राप्ती जो है गोरखपुर से निकलती है। गोमती जो है जौनपुर से प्लस लखनऊ शहर से। सई नदी जो है ये प्रतापगढ़ से निकलती है। इस प्रकार अगर हम लोगों का कोड देखें तो क्या बनेगा, 2413 सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद उत्तर प्रदेश में कौन सा अवस्थित है। देखिए अगर सबसे कम क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे छोटा तो हापुड़ होता है, अब चूंकि वो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके सिवा अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो संत रविदास नगर होगा। सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से
कौन से जिलों की सीमा जो है मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? कौन सा जिला है? चलिए देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से सीमा जो लगती है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा लगती है, और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी सीमा और कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें समाहित किए गए हैं। देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट को देख के मत डरिए कि इतनी डिस्ट्रिक्ट हमको याद करने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करने पड़ेंगे, आप सिर्फ एक थोड़ा सा सिम्टम देखेंगे तो आप अलग से समझ पाएंगे। आप सिर्फ ध्यान दीजिए, अलीगढ़ कहाँ पे अवस्थित है? अलीगढ़ देखिए यहाँ पे है। ये किसके पास है? तो हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है, अलीगढ़ की। और उसके बाद बाकी आप इधर देखें तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा है। तो देखिए, आगरा की सीमा, उसके बाद फिर इटावा की, फिर जालौन, फिर झांसी, फिर ललितपुर, फिर महोबा, फिर बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। इतने प्रकार के डिस्ट्रिक्ट हैं। हम लोगों का जो कूट पकड़ना था वो यही था, अलीगढ़ था। अलीगढ़ देखिए कहाँ पे है? हरियाणा के पास अवस्थित है। देखिए, यूपी का मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न इस समय बहुत अच्छे से बनाए जा रहे हैं, और मैप पे काम करना अब अगर नहीं आप करेंगे, अगर अब तक नहीं किया है आपने, तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न नहीं बन पाएंगे। देखिए, जो प्रश्न था हम लोगों का वो था कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो वो था कौन सा? अलीगढ़ हम लोगों ने देखा ये किसके साथ सीमा साझा करती है? तो हरियाणा के साथ। हरियाणा, इलाहाबाद, इटावा, मिर्ज़ापुर तीनों थे ही। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल हम लोगों को पता है गेहूँ है। और अगर यही बात की जाए वाणिज्यिक फसल, वाणिज्यिक फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख कौन सी है? तो वो हो जाएगा गन्ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ अवस्थित है? बीज प्रमाणीकरण, देखिए बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो जो है वो आलमबाग लखनऊ में अवस्थित है। ये लखनऊ में है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल, देखिए इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1994 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? देखिए कुछ प्रश्न 3-4 प्रश्न आपको मिलेंगे कंप्यूटर से, महत्वपूर्ण है, फिर भी इन्हें आप लोग जरूर से ज़रूर देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 प्रमुख इकाइयाँ कौन सी हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संदेश को भेजने के लिए जो प्रयोग होती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं? तो ट्रांसमीटर होता है, और ट्रांसमिशन चैनल होता है, और रिसीवर। ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल को प्राप्त करना है, देखिए अगर ईमेल को प्राप्त करने की बात की जाए तो POP3 की आवश्यकता होती है। POP3 क्या है? तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये 3 का मतलब हुआ इसका वर्जन 3 है। जबकि अगर ईमेल को भेजना है तो उसके लिए क्या होता है? तो भेजने के लिए ये होता है SMTP। भेजने के लिए क्या होता है? SMTP होता है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सैंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो प्रोग्रामिंग भाषा इसमें से कौन सी नहीं है? सीधा प्रश्न यही बन रहा है। तो सी जो है ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यह एक सिंपल लैंग्वेज है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मात्रक जो है टेस्ला है। आपको पता है टेस्ला हमेशा कहीं न कहीं न्यूज में रहता है। इसके संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क की वजह से उन्होंने यहीं से सैंबल उठाया था टेस्ला का, और टेस्ला का जो सैंबल है वो टी होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? क्लास 2 लीवर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए क्लास 2 लीवर उसे कहते हैं, आप देखें जो खाने वाली सुपारी होती है ना, सुपारी को काटने के लिए जो सरौता का प्रयोग किया जाता है, सरौते के बीच में आप देखेंगे यहाँ रख के इसको दबाया जाता है। तो ये जो है बीचों बीच रख के दोनों साइड से उसका प्रेशर उस पर बनाया जाता है। इसे ही क्लास 2 का लीवर कहा जाता है। इसमें व्हील बैरो और सरौता जैसी चीज़ें समाहित की जाती हैं। आम को काटने के लिए आपने भी देखा होगा गाँव में आम की कटनी होती है, उसके लिए भी ये प्रयोग होता है। तो ये क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन क्या है? ये सिलिकॉन जो है वो क्या है? तो ये उपधातु है, उपधातु। अच्छा, उपधातु होता क्या है? उपधातु का मतलब यह हुआ कि जो धातु और अधातु
दोनों की तरह जो गुण प्रदर्शित करे उसे ही उपधातु कहते हैं। अच्छा, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 14 होता है परमाणु क्रमांक, और इसका सिंबल SI से निरूपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता अर्थात धातुओं को फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण जो है, इसके प्रयोग से धातुओं को शुद्ध किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया का प्रयोग होता है। और इस अच्छा, कौन कौन सी धातुएं हैं? तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसी धातुओं को विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होगा? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लीवर। लीवर को कहा जाता है। लीवर का अर्थात क्या हुआ यहाँ पे? जिगर। जिगर लिखा गया है, जिगर ही लीवर बोला जाता है, जिगर को ही। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर? अच्छा, जिगर के बारे में एक और चीज़ आप लोग महत्वपूर्ण है, जानते रहिए, 1.6 kg इसका वजन होता है सामान्य व्यक्ति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? देखिए, शरीर का अगर सबसे कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया बताया जाए, जैसे होता नहीं घर की वायरिंग समझना सबके बस की बात नहीं है, अगर कहीं पूरा जाल उसका बिछा हो, तो वही होता है तंत्रिका फाइबर। तंत्रिका फाइबर शरीर की सबसे व्यस्ततम चीज़ें होती हैं। इसमें अगर आप पूछें आदान प्रदान करने के लिए मस्तिष्क को आवेग या संदेशों का आदान प्रदान जो किया जाता है वो मेरुदंड के द्वारा किया जाता है। इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न धीरे धीरे बनाने शुरू हो गए हैं एग्जामिनर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को और श्वसन को नियंत्रित करता है। सबसे पहला फैक्ट आप लोग ये याद रखिए, क्योंकि ये एक बार परीक्षा में आया था, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे जब ये प्रश्न पूछा गया था कि हृदय की धड़कन को ब्रेन कंट्रोल करता है कि नहीं। ये सही बात है, ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है किसको? हृदय की धड़कन को और श्वसन को। आप समझिए कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्रेन अगर काम करना बंद कर दे या फिर वो बंद कर दे कि धड़कन नहीं लेनी है, तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो यह कौन नियंत्रित करता है? तो ब्रेन का जो पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग, उसी के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? तो मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अब करंट अफेयर के कुछ प्रश्न हैं। अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? महिला पुलिस का, चूँकि महिला है और पुलिस के द्वारा 10वां ये राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि यूपी की वजह से, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा दिया गया एक सूचकांक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। इसमें यूपी का जो स्थान है बात की जाए तो उसका 7वां आया है। अच्छा, इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन था? तो देखिए, अगर पहले, दूसरे और तीसरे की बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन आता है? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे तेलंगाना और तीसरे नंबर पे कौन था? तो हरियाणा। आप लोग याद रखिए, 7वें नंबर पे यूपी था। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मत दिया? देखिए, स्वस्थ पर्यावरण के बारे में अगर मुद्दा उठ रहा है और उस पर अगर मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगर वोटिंग होगी तो कितने लोग वोट देंगे? तो मैक्सिमम ही वोट देंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि इसमें 161 लोगों ने मत दिया था और टोटल लोग कितने थे? तो 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसमें से वोट जो सहभागी में दिया गया था 161 वोट ही पड़े थे। चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न कहीं न कहीं जरूर छपेगा, एकदम डैम श्योर है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विश्व के 50 महान शहरों की सूची में भारत के 2 शहर स्थापित किए गए हैं, 2 शहर जो है सूची में शामिल किए गए हैं, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 2 शहर कौन से थे? तो अहमदाबाद और केरल था। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि अहमदाबाद किस श्रेणी में और केरल किस श्रेणी में था? तो अहमदाबाद जो है उच्च शिक्षा की श्रेणी में था
आप लोग इसे ध्यान रखिए। जबकि अगर केरल की बात की जाए, केरल की, तो केरल जो है वो इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के रूप में ये शामिल किया गया। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022, जिस सीजन 9वां चल रहा है, कि नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे जो बिके थे? तो सबसे महंगे जो खिलाड़ी थे वो पवन सेहरावत थे। अच्छा, इनको खरीदा कौन था? तो तमिल थलाइवाज के द्वारा ये खरीदे गए थे। और कितनी रकम दी गई थी? तो 2.26 करोड़ रुपए में खरीदे गए। कबड्डी काफ़ी डेवलप कर गया है हमारे देश में। आपका क्या राय है उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्ति हुई हैं? ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आप रखिए, क्योंकि आप समझिए CSIR की कमान किसी महिला महानिदेशक के पास पहली बार पहुंची है तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कौन है? तो नल्ला थम्मी कलाईसेल्वी हैं। अच्छा, इनको ऐसे अचानक से नहीं शामिल कर लिया गया, इसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। लिथियम बैटरी पे इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। आपको पता है बैटरी ही फ्यूचर है किसी भी देश के लिए। नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 31वां व्यास सम्मान इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यह सम्मान जो है वो डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। अच्छा, किसके लिए दिया गया? तो इनका एक नाटक था। नाटक कौन सा था? महाबली नाटक के लिए इनको व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? अर्थात MSP के लिए एक समिति गठित हुई है। वो कौन है? महत्वपूर्ण है ये भी। वो हैं संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है MSP में। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलनों को गति मिली के लेखक कौन है? पर्यावरण के आंदोलन को गति देने वाले साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो अमेरिका की लेखिका जो है रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई है साइलेंट स्प्रिंग। यह जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद भी वहाँ की हैं, पर्यावरण आंदोलन की गति देने वाली। नेक्स्ट है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। देखिए, औद्योगिकरण क्या होगा? तो उद्योग लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बैठाई जाएंगी। नगरीकरण मतलब एक ही जगह आके शहरों में बसेंगे लोग। यह हानिकारक किसके लिए है? तो देखिए, संतुलित विकास के लिए। हाँ, क्योंकि अगर एक ही जगह इकट्ठा होंगे, देखिए पूरा ग्लोब तो इतना है, यहीं किसी पे नगरीकरण हो रहा है, यहीं इंसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो विकास के लिए संतुलित विकास हो नहीं पाएगा। यहाँ का विकास नहीं होगा, सिर्फ यहीं का विकास होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, तो यहीं के पर्यावरण को ये लोग हानि पहुँचाएंगे, बाकी पर्यावरण अछूता बना रहेगा। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जैव विविधता का भी यहाँ पे संरक्षण नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस में जब पॉपुलेशन होगी तो वो बहुत कुछ हानि पहुँचाएगी। तो इस प्रकार जो सही होगा ऑप्शन नंबर D बनेगा, उपयुक्त सभी के लिए। इस प्रकार साथियों, 50 प्रश्नों का ये जो श्रृंखला थी हम लोगों का, वो समाप्त हुआ। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग फिर भी अगर आपको अच्छा लगा है तब भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ मोटिवेशन थॉट जरूर दिया करिए, कुछ कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि पढ़ाया गया है, डिस्कस किया गया, आपके पास तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।